हेलो मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों। चलो, आज अब हम लोग ऑफिशियली हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जून 26 या दिसंबर 26 का CAFM बैच। मेनली फोकस्ड ऑन जून 26 क्योंकि पहला एग्ज़ाम हमारा उसमें है। ठीक है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग अपना सबसे पहला कौन सा चैप्टर करेंगे? हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कौन सा करेंगे? चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं पहला बात बता दूं, ये वाला जो पहला 3 लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कराने में मुझे 3 क्लासेस लगेंगे। ये 3 क्लास मैं यूट्यूब में डेमो के लिए भी डाल रहा हूँ, साथ ही साथ हमारे ऐप में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है। तो जो बच्चे अभी भी मतलब कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं भैया का खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, उनसे रिक्वेस्ट है आप 3 क्लास डेमो का देख लो। अगर आपको पसंद आए तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को जो भैया समझाने का कोशिश कर रहे हो मेरे को समझ आ रहा है, तो आप आगे कंटिन्यू करना। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको मेरे से ही लेना है, क्योंकि देखो पढ़ाई है, सबको सबका समझ नहीं आता। आपको जिससे अपना मतलब वो कनेक्शन बैठ जाए ना कि नहीं मेरे को समझ आ रहा है इनका, आप उनके साथ कंटिन्यू करो। और अगर आपको मेरा डिटेल्ड आपको डेमो देखना है मेरे को, तो मैं दिसंबर बैच के लिए मैंने 100 प्लस वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट है मेरा, तीव्र शक्ति सीरीज बोल के। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कौन सा है हमारा? हम लोग का है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, मैंने पहले ही बता दूं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगा सिर्फ क्वेश्चन का। जो हम लोग क्वेश्चन कराएंगे उसका मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूंगा। और जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ लिखते रहो। आप मेरे साथ साथ लिखते रहो। अपने घर में आप एक कॉपी बना लो अलग से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, जब FM करेंगे तब आप बनाना। उसमें मैं जितना थ्योरी लिखाऊंगा बस आपको उतना ही थ्योरी लिखना है। एग्जाम में आपको उसके बाहर कोई थ्योरी नहीं करना। मैं बस आपको जितना कराऊंगा आपको उतना ही करना है। उसके बाहर आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना। बार-बार मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? मैं आपको जितना लिखाऊँगा, आपको बस उतना ही करना है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है? हर चीज़ मैं आपको हैंड रिटन कराने वाला हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको बुक से मार्क करा के छोड़ दिया। हर चीज़ मैं आपको हैंड रिटन लिखाने वाला हूँ और हर सम्स मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। बस आपकी सुविधा के लिए मैं आपको जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा, मैं आपको उसका क्वेश्चन बंच दे दूँगा। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे, भैया प्लीज़ मेरे को आप नोट्स का PDF दे दो। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो नोट्स का PDF देना बड़ा बात नहीं है। नोट्स का PDF मैं क्यों नहीं देना चाह रहा, मैंने लास्ट बैच में भी मना किया था। मैं अगर आपको एक बार नोट्स का PDF दे दिया ना, आपका आदत छूट जाएगा नोट्स उतारने का। और मैं बता रहा हूँ, एक बार अपने हाथ से आप नोट्स उतार के देखो, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि जब आप अपने हैंड से अगर आप कुछ लिखते हो ना, वो चीज़ आपके कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो आपका मतलब बैठ जाता है। ठीक है? और यही चीज़ मैं आपको बस एकदम मतलब वो हो गया ना, थाली में परोस के मैं आपको खाना दे दूँ, उससे फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको पूरा PDF का मैं आपको नोट्स दे दूँ ना, ये श्योर है कि आप कभी खोल के नहीं पढ़ोगे। लेकिन अपना हाथ से अगर लिखा हुआ रहेगा ना, तो एग्ज़ाम के पहले दिन भी आपसे वो चीज़ 4 घंटे में रिवीज़न हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़, 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 मैं जो भी लिखा रहा हूँ, देखो मेरा तो एग्ज़ाम पास भी हो गया। एग्ज़ाम पास किए मेरा कितना साल हो गया, उसके बावजूद मैं आज भी लिख रहा हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए। तो एज़ अ स्टूडेंट आप अपने लिए तो आप क्लास में हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हो ना। इसीलिए मेरा बात मानो, मेरा बात मानो। प्लीज़ मेरे लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने आप को पास करने के लिए, अपने आप को CS बनाने के लिए एक बार पेन उठाओ। मेरे साथ साथ वीडियो में मैं जो भी लिखा रहा हूँ वो चीज़ आप कॉपी में लिखते रहो। जहाँ नहीं समझ आए इंस्टेंट मैसेज करो। देखो आपके चैट में आपका चैट वैट का ऑप्शन होगा, नहीं है तो व्हाट्सएप में मैसेज करो कि भैया आपने ये समझाया मेरे को समझ नहीं आया। ठीक है? आगे वो मेरा लाइबिलिटी है, मैं आपको कैसे समझाऊँ। बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टेंट आप अपना नोट्स बनाते चलो। ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग अपना कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, मेरा अभी थोड़ा लिखने का हैबिट छूट गया है, थोड़ा टेढ़ा-बेका होगा, थोड़ा टेढ़ा-बेका होगा। इंट्रोडक्शन लिखने का हैबिट मतलब ये पेन टैब में लिखने का हैबिट, कॉपी में नहीं लिख रहा हूँ ना, पेन टैब में लिख रहा हूँ। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है? हम लोग क्या करें? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या है, हम लोग 11-12 कॉमर्स में पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे 11-12 में साइंस से पढ़ रहे होते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, मतलब अकाउंटिंग का हम लोग पहले बेस क्लियर करेंगे। अगर हम लोग अपना बेस ही क्लियर नहीं करेंगे, तो भैया आगे के चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत तो ऐसा चलो नहीं भी आए, आप जैसे-तैसे करके आप स्कोरिंग कर लो, लेकिन आपको अपने फ्यूचर में एक बेहतरीन प्रोफ़ेशनल बनने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि नहीं अकाउंटिंग का बेस क्या है। क्योंकि बहुत जन ऐसा होता है ना जो एग्ज़ाम भी पास कर लेता है, हाँ, लेकिन हाँ, अकाउंटिंग का बेस क्लियर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। क्योंकि आप जब CS बन जाओगे,
आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट दिया जाएगा, आप तो उसको रीड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तो बेस ही क्लियर नहीं है। जब तक बेस जड़ क्लियर नहीं होता है तो पेड़ कहाँ से अच्छा होगा, है ना? तो बेस आपका क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो 11-12 में कॉमर्स पढ़े हैं, उनको ये 3 क्लास, चैप्टर 1 का 3 क्लास बड़ा बोरिंग लगेगा। बड़ा बोरिंग लगेगा कि भैया ये क्या बड़ा बता रहे हो, ये तो हमें पता है, हम लोग 11 पढ़ के आए, 12 पढ़ के आए, कॉलेज में पढ़े, आप फिर ये चालू कर दिए। देखो, चालू करने का मेरा मन तो नहीं था, लेकिन आपके चैप्टर में दिया है, इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 1 दिया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इंस्टीट्यूट ने ज़रूर कुछ सोच समझ के दिया होगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मन लगा के पढ़ो। अगर आपको आता है, अगर आपको आता है तो आप रिवाइज़ करो ना, अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करो ना। हाँ, क्योंकि मेरा क्या मानना है ना, पता है, आज भी अगर मैं आज भी अगर मैं कहीं पर अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखता हूँ, तो मैं वहाँ पर कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, अकाउंटिंग का डेफिनेशन मेरे को क्या पता है और सामने वाले ने क्या एक्स्ट्रा समझाया। तो आप भी यही फ़ोकस में रहो ना, आप भी यही फ़ोकस में रहो कि आपको जो आता है वो ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ बोल पाया, ये 3 क्लास में मैं आपको एक भी बात एक्स्ट्रा सिखा पाया, तो आप समझना कि आपका ये 3 क्लास करना सफल हुआ, ठीक है ना? तो ये था कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। और साइंस वाले बच्चे, आपका तो 11-12 में था ही नहीं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी मैसेज आता है, सर प्लीज़ बेस से करवाना मेरे को, प्लीज़ बेस से करवाना, मेरा 11-12 में कॉमर्स नहीं था। सुनो ना, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने साइंस स्ट्रीम के बावजूद भी एडमिशन दिया है ना, मतलब कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि उनका स्टडी मटेरियल इस तरह बना हुआ है ना? तो मैं जैसे करा रहा हूँ आप वैसे करो, आपका बेस भी क्लियर होगा, पूरा सीए एफएम भी क्लियर होगा। अगर ये जो मैंने आपको शेड्यूल दिया है 100 क्लासेस का वो कर लिए, तो एग्जामिशन भी हम लोग साथ में लेंगे, ठीक है? बस ये याद रखना, और चैप्टर वाइज टेस्ट मत भूलना। ये 3 क्लास करने के बाद हमें टेस्ट देना है, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट का बोला था, ठीक है? चलिए, चैप्टर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मैं आपको बता दूं, चैप्टर 1 से हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, क्योंकि बेसिक है, ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है? बेसिकली मान के चलो इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? लेकिन हम लोग तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। हाँ, चैप्टर 1 पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर 4 है, ये नहीं समझोगे तो वो नहीं समझ आएगा। अकाउंटिंग क्या होता है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज होता है। तो मैंने जिस तरीके से शेड्यूल बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। तो आप चैप्टर 1 अच्छे से समझने की कोशिश करो, बेस है एकदम, ठीक है? एग्ज़ाम में आए कि नहीं आए वो मेरा वो नहीं है, ठीक है? चलो, देखो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, हर चीज़ मैं आपको कॉपी में लिखाऊँगा। देखो सबसे पहले ये हमें क्या बताता है, सबसे पहले हमें क्या बताता है कि भैया बिज़नेस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस, देयर आर, कॉपी में एकदम लिखते चलो, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। भैया बिज़नेस, बिज़नेस करने का कितना तरीका हो सकता है ये बताओ तो? बिज़नेस करने का कितना तरीका हो सकता है? हाँ, बिज़नेस करने का कितना तरीका हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या हो सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। भैया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? देखो बिज़नेस करने का कितना तरीका हो सकता है? सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो आज हमारे मैं अपने घर के बाहर निकलता हूँ ना, तो मुझे एक भैया दिखते हैं जो पुचका सेल कर रहे होते हैं, पुचका पुचका, बहुत जन उसको गुपचुप बोलते हैं, है ना? गली के बाहर निकलता हूँ ना, तो एक भैया ना मूढ़ी, झाल मूढ़ी सेल कर रहे होते हैं। गली के बाहर निकला, हाँ, मतलब समझ रहे हो? कुछ भी खाने-पीने का कुछ भी हो गया, एक जन रास्ते में स्टॉल लगा के कुछ भी खाने-पीने का बेच रहा है, या एक जन रास्ते में स्टॉल लगा के कुछ कपड़ा बेच दे रहा है ना? तो वो सब क्या है? वो सब भी एक बिज़नेस ही है, वो सब भी क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, वो सब नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, वो सब तो बिज़नेस है ना? तो भैया लेकिन वो कैसा बिज़नेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप। कैसा बिज़नेस है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेले, अकेले में वो बिज़नेस कर रहे हैं, हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है। उनका कैसा बिज़नेस है भैया? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो नोन एज अ सोल ट्रेडर इज ओन्ड बाई वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है? एक ही पर्सन उसको चलाता है, ना कोई कंट्रोल करने वाला, ना कोई डिसीजन मेकिंग करने वाला, है ना? जैसे मान लो अगर आप लोग 2 जन मिल के बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप लोग 2 जन मिल के बिज़नेस कर रहे हो तो मालिक कौन? 2 जन। डिसीज़न कौन लेगा? दोनों जन। कहीं न कहीं नॉलेज क्लैश होगा। अच्छा जो भी प्रॉफ़िट कमाए, भागीदारी कौन? दोनों जन। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? आप तो अकेले हो। प्रॉफ़िट भी हो तो आपका, लॉस भी हो तो आपका, कुछ आपको डिसीज़न भी लेना हो तो आपका, है ना? कहीं से कोई प्रेशर बोल के नहीं है, ठीक है? एंड ऑपरेट्स फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए वो चलाता है। अच्छा जितना भी एसेट है वो किसका होगा? वही सोल प्रोप्राइटरशिप का होगा।
है ना? क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर में बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो जितना भी एसेट है, वो मेरा ही है। अगर मैं 2 जन मिलके बिज़नेस रन कर रहा होता, तो जितना भी एसेट होता, दोनों जन का होता। लेकिन सोल सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या है, जितना भी एसेट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है। ठीक है? समझ आया? जैसे मान लो एक कंप्यूटर वाले का मान लो बिज़नेस है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिज़नेस कर रहा है। तो जितना भी इन्वेंटरी मतलब स्टॉक हो गया या जो भी हो गया, ठीक है? सब उसका है। देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये आपको एसबीआईएल, आपका जो एसबीआईएल सब्जेक्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसमें आपका चैप्टर 1 में भी आपको सीखने को मिलेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है भैया। सेकंड कौन सा होता है? पार्टनरशिप। इसलिए मैं इसका डिटेल में नहीं लिखा रहा। मैं आपको खाली जितना लिखा रहा हूँ उतना ही करो। एग्जाम के बाहर आ गया तो आप बताना मेरे को। सेकंड नंबर होता है हमारा पार्टनरशिप। याद रखना पूरे CAFM में हमारा इंस्टीट्यूट 80 से 90% अभी तक प्रैक्टिकल पूछा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम लोग थ्योरी लिख रहे हैं। क्या पता कोई टर्म में इंस्टीट्यूट 30 मार्क्स का थ्योरी दे दे, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। भैया सोल प्रोप्राइटर मतलब तो हमें समझ आ गया कि एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है, और जितना भी एसेट होगा एक ही बंदा का, लॉस भी जितना होगा एक ही बंदा का, प्रॉफिट भी जितना होगा एक ही बंदा का, डिसीजन भी वो खुद ही लेगा, ग्रोथ भी वो खुद ही करेगा, कोई का वो सुनेगा नहीं। ठीक है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है भैया, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। क्यों भैया, एक लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं चला सकते क्या? आपने बोला पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। मेरा कहना ये है, क्या एक अकेला बंदा मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं चला सकता? कैसे चलाएगा? एक अकेला तो सोल प्रोप्राइटर हो गया ना। एक अकेला बंदा पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलाएगा? याद रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया पुचका वाले भैया, मूड़ी वाले भैया जो मूड़ी बेच रहे हैं, तो वो तो सोल प्रोप्राइटर हो गए। पार्टनर का ही कहना मतलब क्या है? जब एक जन दूसरे जन से हाथ मिलाता है तो हम लोग बोलते हैं पार्टनर। तो पार्टनरशिप के केस में मिनिमम दो लोग होना जरूरी है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस शुरू करना चाहे, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। इस केस में क्या होगा भैया, जो भी एसेट होगा सारे पार्टनर लोग का बिलोंग करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हुआ तो सारे पार्टनर को लॉस बियर करना पड़ेगा, है ना? यही है, समझ आया? तो यही है, पढ़ लेना आगे। फिर भैया देखो कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेशन क्या होता है भैया? देखो कॉर्पोरेशन भी एक टाइप का बिजनेस है। आपके बुक्स में डिटेल में नहीं दे के रखा है, आपके बुक्स में खाली इतना दे दिया, ओनर ऑफ द कॉर्पोरेशन हैव लिमिटेड लाइबिलिटी एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कुछ डिटेल में दे के नहीं रखा है। ऐसे ही भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है कॉर्पोरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये भी आपका भैया एक टाइप का बिजनेस है। आपको सोसाइटी वाला जो है अभी मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। आप जब अपना SBIL पढ़ोगे उसमें आपका सोसाइटीज को लेके एक टॉपिक ही दिया हुआ है, पूरा एक टॉपिक ही दिया हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ पर एकदम डिटेल में नहीं दे के रखा है। यहाँ पर एकदम डिटेल में नहीं दे के रखा है। फ्रेंचाइजीज, फ्रेंचाइजेस भैया फ्रेंचाइजीज क्या होता है? जिससे मान लो मैंने बोला था MBA चाय वाला, आजकल चल रहा है चाय ब्रेक। मान लो डोमिनोज ही हो गया। डोमिनोज क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है। अब डोमिनोज का क्या, जितना भी आउटलेट है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, जितना भी आउटलेट है सारा वो क्या डोमिनोज का खुद का थोड़ी है, नहीं। डोमिनोज ने क्या किया, फ्रेंचाइजेस सेल कर दिया। डोमिनोज से क्या किया, जगह जगह पर फ्रेंचाइजेस सेल कर दिया। फ्रेंचाइजेस मतलब अलग अलग लोगों को सेल कर दिया। उसको बोला कि तुम बिजनेस करो मेरे नाम पे, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज मेरे को दे देना। समझे? तो ये भी एक तरह का बिजनेस है जिसमें कंपनी क्या करती है, अपना फ्रेंचाइजी सेल कर देती है। ठीक है। फ्रेंचाइजी इज ए सिस्टम इन विच एंटरप्रेन्योर परचेज द राइट टू ओपन एंड रन अ बिजनेस फ्रॉम अ लार्जर कॉर्पोरेशन। ठीक है। फिर देखो कंपनी, कंपनी तो है ही भैया, कंपनी तो एक टाइप का है ही। ठीक है। लास्ट में क्या है भैया, कंपनी। कंपनी तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है ही, कंपनी तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है ही। फिर भी आपके इसमें आपका CAFM में फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत डिटेल में देखे नहीं रखा है। मैं बोलूँगा और मोर डिटेल रेफर SBIL। ठीक है। SBIL में आपको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा।
एक मोटा-मोटा आपको आइडिया लग गया कि नहीं भैया बिज़नेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं। आप आइदर अकेले बिज़नेस कर लो, आइदर आप पार्टनरशिप में कर लो, आइदर आप कंपनी खोल लो, आइदर आप कॉर्पोरेशन में कर लो, आइदर कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो, आइदर आप फ्रैंचाइज़ी अपना सेल कर दो। ठीक है? ये था भैया हमारा। नेक्स्ट अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग क्या होता है? ठीक है? क्वेश्चन लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? भैया अकाउंटिंग होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? अकाउंटिंग होता क्या है? ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अकाउंटिंग होता क्या है? चलो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, एक बार लिखो, फिर हम लोग समझेंगे। अभी कम से कम आधा घंटा हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हाथ से लिखोगे सब। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are a financial character and interpreting the result thereof। भैया काफ़ी बड़ा डेफिनेशन है, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन। लिख लो, रट्टा मार लो, समझ गए अकाउंटिंग हो गया क्या? नहीं, ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक बार बुक से चेक कर लो, भैया ने सही लिखा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोस recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event, which are of a financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए भैया, लिख लिए। आओ चलो, आओ चलो, अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करना। क्या सबसे पहले मैंने अंडरलाइन किया? मैंने सबसे पहले क्या अंडरलाइन किया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। मैंने सबसे पहले क्या अंडरलाइन किया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब ये डेफिनेशन हम लोग को समझने में टाइम लगेगा। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अभी हम लोग डेफिनेशन को तोड़ रहे हैं। हाँ, आर्ट, क्या चीज़ का आर्ट है ये? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये तीन चीज़ समझ गए ना, काम हो जाएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, देखो, बस खाली ये, अभी हम लोग डेफिनेशन समझ रहे हैं, डेफिनेशन समझने में अभी हम लोग को टाइम लगेगा। ठीक है, चलो, मैं आपको सबसे पहले आपको एक ठो ये करा रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले पूरा एक ठो बिजनेस का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूँ, वो सब आप मत बनाना, बस जो लिखूंगा वो लिखते रहना। ठीक है, मान लो ये अग्रवाल से लिमिटेड है। बिजनेस बना रहा हूँ, बिजनेस। ये क्या है? अग्रवाल्स लिमिटेड। हाँ,
और ये कौन है? ये है आंसू, जो कि उस कंपनी का क्या है? अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का काम कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटिंग का काम कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा, है ना? अकाउंटिंग का काम उसका अकाउंटेंट ही करेगा, या कोई और करेगा बताओ? हाँ, तो ये अग्रवाल्स लिमिटेड, और ये है अग्रवाल्स लिमिटेड का अकाउंटेंट, जो कि कौन है? आंसू, मैं हूँ अग्रवाल्स लिमिटेड का अकाउंटेंट। ठीक है, ये पता है ये अग्रवाल्स लिमिटेड का काम क्या है? अग्रवाल्स लिमिटेड का काम क्या है? गारमेंट सेल, गारमेंट हो, कपड़े सेल, क्लोथ सेल। इनका क्लोथ सेलिंग का बिजनेस है ना? क्लोथ सेलिंग का बिजनेस है। इनका बिजनेस क्या है? कपड़े सेल करना। अभी खाली कहानी समझो, कुछ आपको डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है, अग्रवाल्स लिमिटेड एक क्या है? कंपनी है, जैसा कि नाम है लिमिटेड, आप मेरे को उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। और आंसू उसका क्या है? अकाउंटेंट। अग्रवाल्स लिमिटेड का काम क्या है? कपड़े बेचना, कपड़े बेचना। ठीक है, अभी अग्रवाल्स लिमिटेड ना दिन भर में कितना? 2000 कपड़े बेच देती है। 2000 क्लोथ्स सेल इन अ डे। ये एक दिन में ये एक दिन में कितने कपड़े बेच देती है? 2000 कपड़े बेच देती है। ये एक दिन में 2000 कपड़े बेच देती है। अब भैया क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉपर हम लोग बनिया की भाषा में बोले तो हिसाब किताब। हम लोग बनिया की भाषा में बोले तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब मेंटेन रखना। हाँ, तो एक बात बताओ, मेरी कंपनी दिन भर में 2000 क्लोथ बेच रही है। हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, है ना? तो दिन भर में अगर अग्रवाल्स लिमिटेड 2000 कपड़े बेच रही है, तो मेरे को दिन भर में 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस और नो? कौन कौन मेरी बातों से सहमत है ये बताओ? अगर अग्रवाल्स लिमिटेड दिन भर में 2000 कपड़े बेच रही है, तो एज आंसू, जो कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को दिन भर में 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो? ठीक है भैया। तो भैया एक महीने में होता है 30 दिन, तो 30 दिन में आपने कितना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया? एक दिन में अगर आपने 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो भैया 30 दिन में हो गया करीब करीब 60,000 ट्रांजैक्शन आप 30 दिन में रिकॉर्ड कर रहे हो। किस किस को मेरा इतना बात से क्लियर है? 30 दिन मतलब एक महीना, है ना? अगर आपके बिजनेस में डेली का 2000 कपड़ा सेल हो रहा है, 2000 कपड़ा सेल हो रहा है मतलब आप 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ, एक बार आपने मनोज को बेचा, मनोज को इतना बेचा। एक बार आपने सुनील को बेचा, सुनील को इतना बेचा। एक बार आपने मोहन को बेचा, मोहन को इतना बेचा। एक बार आपने श्याम को बेचा, श्याम को इतना बेचा। ऐसे करते करते आप दिन भर का 2000 रिकॉर्ड कर रहे हो। तो भैया महीने के तो 30 दिन होते हैं, तो महीने में आप करीब करीब 60,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। यस और नो? जितना बार आपका सेल होगा आप उतना बार रिकॉर्ड करोगे, जितना बार आपका परचेज होगा आप उतना बार रिकॉर्ड करोगे। अकाउंटिंग का सबसे पहला ही पार्ट क्या होता है भैया? रिकॉर्डिंग। सबसे पहला बात क्या होता है? रिकॉर्डिंग। और पता है ये सारा हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में। सारा हम लोग रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जर्नल में। कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग? जर्नल में। सब बताऊंगा, एकदम टेंशन ना लो। सबसे पहला बात समझ आ रहा है? अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है भैया? रिकॉर्डिंग का। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? रिकॉर्डिंग का। आप दिन भर के 2000 कपड़े बेच रहे हो, तो आपको दिन भर में 2000 बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना? जितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ आपको उतना बार रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अकाउंटिंग का पर्पस ही क्या है? हिसाब किताब मेंटेन रखना। भैया हिसाब किताब तो तब मेंटेन रहेगा ना जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड करोगे। आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो कहाँ से हिसाब किताब मेंटेन रहेगा? ठीक है, तो आप दिन भर में 2000 कपड़े बेच रहे हो तो 2000 बार रिकॉर्ड करो। महीना में 30 दिन है तो आपने 60,000 ट्रांजैक्शन करीब रिकॉर्ड कर दिया। और भैया पता है सारा ट्रांजैक्शन आपने कहाँ किया? जर्नल में। सारा ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कहाँ करते हो? जर्नल में। इसीलिए बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट मतलब एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? एक कला है, कला, है ना? अकाउंटिंग आप लोग को लगता है कि नहीं अकाउंट्स बहुत ये है, हाथी है, घोड़ा है, रॉकेट साइंस है, पता नहीं क्या है, इतना टफ है। जबकि हमारा ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग तो एक कला है। पता है ये जो अकाउंटिंग इज एन आर्ट है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, या हमारा इंडिया का ICSI इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोलता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। देख लो ये डेफिनेशन कौन दे के रखा है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और पता है इन्होंने ये डेफिनेशन कब दिया था? 1961 में दिया था।
इन्होंने ये डेफिनेशन कब दिया था? 1961 में दिया था। आज का डेफिनेशन नहीं है ये, 1961 का डेफिनेशन है। तब का ये डेफिनेशन आज तक चेंज नहीं हुआ। वो लोग तब भी ये बात मानते थे कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वो लोग तब भी क्या मानते थे कि अकाउंटिंग एक कला है। क्या मानते हैं वो लोग? अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो सच में एक कला है। अच्छा, क्या चीज़ का कला है वो? कि सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे। आपका कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, आप सबसे पहले क्या करोगे? रिकॉर्डिंग करोगे। लाइक मेरे अग्रवाल्स लिमिटेड दिन भर में 2000 कपड़ा बेच रहे हैं, तो 2000 बार रिकॉर्ड करोगे। तो भैया महीने के 30 दिन के हिसाब से करीब करीब 50-60 हज़ार एंट्री हो गया। वो तो गया। अब आप समझ रहे हो, ये 60,000 ट्रांजैक्शन हो गया है। मेरा बात का गहराई को समझो। ये पूरे महीने में ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 60,000 हो गया। हाँ, पूरे महीने में ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो भैया 60,000 हो गया। अब आया ये कंपनी का मालिक। अब आया ये कंपनी का मालिक। कौन आया? हाँ, कंपनी का मालिक आया। हाँ, जैसा कि कंपनी डेली का 2000 कपड़ा बेचती है, एज आशु अग्रवाल मैंने सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो कर दिया। महीने के होते 30 दिन, मैंने 60,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अब आती है एक दिन कंपनी के मालिक, बोलते आशु पूरे महीने का हिसाब किताब दिखा। मैंने उनको इतना मोटा बंडल पकड़ा दिया। इतना मोटा बंडल पकड़ाना लाजमी है पेपर का। 60,000 ट्रांजैक्शन आप देख पा रहे हो। देखो देखो कितने ट्रांजैक्शन है? 60,000 ट्रांजैक्शन है। 60,000 ट्रांजैक्शन को अगर मैं प्रिंट करूं, भैया प्रिंट तो करना पड़ेगा। तो भैया इतना पेपर तो हो ही जाएगा। कौन कौन मेरे बात से सहमत है ये बताओ? डेली का आप 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, महीना का 60,000 ट्रांजैक्शन हो गया। तो 60,000 ट्रांजैक्शन के लिए इतना मोटा बंच बन जाएगा कि नहीं? मालिक आए एज अकाउंटेंट, मैंने बोला सर पकड़िए। वो बोले ये क्या है? ये मैं कैसे पता करूं मैंने महीने में कितने प्रॉफिट कमाए, कितने लॉस कमाए? अच्छा चलो, प्रॉफिट लॉस तो दूर का बात है, मेरे को ये बता दो मैंने टोटल सेल कितने का किया, मैंने टोटल परचेस कितने का किया। मैं बोल रहा हूँ सर जो है इसी में है, आप देख लो। आप बोलोगे हाँ ये अकाउंटिंग तो डिफिकल्ट है। अभी अभी आप बोल रहे थे अकाउंटिंग एक कला है, लेकिन ये तो डिफिकल्ट बन गया। समझ रहे हो? आंसू जो पर्सन है उसका गलती नहीं है। उसका बस ड्यूटी क्या था? रिकॉर्डिंग करना। वो डेली का 2000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, महीना का 50-60 हज़ार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। मालिक का इतना मोटा बंडल वो पकड़ा दिया। मालिक बोल रहे हैं भाई मैं कैसे पता करूं मैंने सेल कितने का किया, मैंने परचेस कितने का किया? आप बोलोगे सर जो है इतना मोटा बंडल में ढूंढ लो, ढूंढ लो, ढूंढ लो। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये तो गलती हो गया। गलती हो गया, एक्चुअली गलती नहीं हुआ, पहला स्टेप तो रिकॉर्ड करना था, हमने कर दिया। इसी के बाद पता है सेकंड स्टेप आता है क्लासीफाई करना। सेकंड स्टेप आता है क्लासीफाई करना। मैंने इतना मोटा बंडल में से, हाँ, अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप क्या है? क्लासीफाई। इतना मोटा बंडल में से, इतना मोटा बंडल में से मेरा मालिक अब मेरे को पूछता है कि मेरे को ये बताओ मैंने मिस्टर जायसवाल से कितने का सामान खरीदा। मैंने बोला सर मिस्टर जायसवाल से मैंने 1 तारीख को सामान खरीदा था, 3 तारीख को सामान खरीदा था, 5 को खरीदा था, 7 को खरीदा था, 10 को खरीदा था। तो मेरे मालिक बोल रहे हैं अरे बेवकूफ़ तुम क्या चीज़ का अकाउंटेंट हो? तुम इतना बड़ा बंडल में सारा रिकॉर्ड तो कर दिए। मिस्टर जायसवाल के साथ इतना सारा ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, तो तुम मिस्टर जायसवाल का एक लेजर ही बना लो ना। एक ठो अलग से अकाउंट ही बना लो मिस्टर जायसवाल का। उसमें लिखते रहना मिस्टर जायसवाल से इतना तारीख को खरीदे, इतना तारीख को खरीदे, इतना तारीख को खरीदे। उससे क्या है, मालिक को देखने में तो ईज़ी हो गया ना। अभी तो क्या है समझो, अभी आप किए हो सिर्फ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले आप क्या किए? जर्नल में रिकॉर्डिंग। लेकिन जर्नल में रिकॉर्डिंग करने से क्या हो गया? आप डेली का इतना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, महीने का इतना ट्रांजैक्शन हो गया, इतना मोटा बंडल बन गया। मेरे मालिक को पता कैसे चलेगा कि मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कितने का ट्रांजैक्शन किया? क्योंकि आप उसमें, आप वो एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपने 1 तारीख को भी ट्रांजैक्शन किया, 3 को भी किया, 6 को भी किया, 10 को भी किया, 15 को भी किया, 20 तारीख को भी किया। तो आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो कितना अच्छा रहता ना
कि आपका वो पर्टिकुलर पर्सन का एक अलग से फाइल होता। यस और नो, समझ पा रहे हो? आपका एक अलग से फाइल होता, वो फाइल में लिखा रहता मिस्टर जायसवाल, मिस्टर जायसवाल के साथ 1 तारीख को इतने का खरीदा, 2 तारीख को इतने का खरीदा, 5 तारीख को इतने का खरीदा, 10 तारीख को इतने का खरीदा। इतना ईजी हो जाता। तो वही हमारा सेकंड स्टेप बोलता है क्लासीफाइंग। आप रिकॉर्ड करके इतना बड़ा बंडल तो बना लिए, लेकिन उसमें दिक्कत है भैया, आपको तो पता ही नहीं चल पाएगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपने कितने का ट्रांजेक्शन किया। तो सेकंड स्टेप हमारा अकाउंटिंग का बोलता है क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करके किस में कर दो? लेजर में क्लासीफाई करो। सब हम लोग सीखेंगे। क्लासीफाई किस में कर दो? लेजर में कर दो। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है कि आप जो रिकॉर्डिंग कर लिए ना, सारे अकाउंटिंग का जो आपने रिकॉर्ड किया जर्नल में, हर एक एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट बनाओ, सारे ट्रांजेक्शन पूरे महीने भर के ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर दो। हाँ, समझे? जो नहीं समझ पाए, मैं वापस से बोल रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। देखो, अकाउंटिंग है, क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस, जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है रिकॉर्ड करते रहो, ढब 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 ढब, रिकॉर्ड करते रहो, रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस है, जितना का ट्रांजैक्शन हो रहा है आप रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है? अब भैया रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? जर्नल में। क्या बोला मैंने? रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? जर्नल में। रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? जर्नल में। चलो भैया, आपने रिकॉर्डिंग तो कर लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद एक दिक्कत आ गई, इतना मोटा बंडल बन गया। मेरे मालिक बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन से मैंने पूरे महीने में कितना का सामान खरीदा। तो भैया ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? इतना मोटा बुक है। अब मेरे मालिक बोल रहे हैं सिर्फ मिस्टर जायसवाल का मेरे को ट्रांजैक्शन बताओ, सिर्फ मिस्टर कुछ भी शर्मा का मुझे ट्रांजैक्शन बताओ। मैं बोल रहा हूँ सर ये तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे मालिक ने बोला कुछ मुश्किल नहीं होगा। मालिक ने बोला कुछ मुश्किल नहीं होगा, इतने मोटे जो तुमने रिकॉर्डिंग की है उसमें से जायसवाल जायसवाल को अलग करो, सारे जायसवाल के ट्रांजैक्शन को एक जगह रखो, सारे शर्मा जी के ट्रांजैक्शन को एक जगह करो, सारे विनय जी के ट्रांजैक्शन को एक जगह करो, सारे मनीष जी के ट्रांजैक्शन को एक जगह करो। रिकॉर्डिंग में तो क्या होता है, आपने मिक्सअप कर दिया, सब मिक्सअप करके आपने रिकॉर्डिंग कर दिया डे बाई डे बाई डे बाई डे। अब जी जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें से हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट को अलग 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 करना ही तो होता है हमारा क्लासीफाई। सबका अलग अलग क्या होता है? क्लासीफाई। और ये हम लोग क्लासीफाइंग कहाँ कर देते हैं? लेजर में। इससे क्या हो गया? लेजर बनाने से क्या फ़ायदा हो गया? लेजर बनाने से क्या फ़ायदा हो गया? अब मेरे मालिक जो हम पता कर पा रहे हैं कि मैंने मिस्टर शर्मा के साथ टोटल कितने का ट्रांजैक्शन किया, कब कब ट्रांजैक्शन किया, है ना? समझे? इसीलिए अकाउंटिंग क्या बोलता है, कला है कि आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या करोगे? क्लासीफाई कर दोगे। और क्लासीफाई किस में करोगे? हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना दोगे, हर एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट लेजर बना दोगे। कल ही मैं आपको बना के दिखाऊंगा, जनरल लेजर सब बना के दिखाऊंगा। समझे? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, कहाँ रिकॉर्डिंग किया? जर्नल में। अच्छा, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करोगे? भैया रिकॉर्डिंग करने से तो इतना मोटा बंडल बन गया, मेरे मालिक को चाहिए कि एक एक पर्सन का अलग अलग करो सब। तो भैया कर देंगे अलग अलग, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? लेजर। लेजर में हम लोग क्या करते हैं भैया? क्लासीफाई कर देते हैं। जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया सबको हम लोग लेजर में क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग। ठीक है? इससे भैया कुछ तो सुकून मिला। पहले इतना मोटा बंडल था, अब इतना हो गया, लेकिन अभी भी वो नहीं है। समझे? अभी भी फाइनल आउटकम नहीं है। बात समझ आ गया? रिकॉर्डिंग में तो क्या था, पूरा झालमुड़ी बन गया था, पूरा मिक्सअप हो गया था। लेजर में क्लासीफाई करने का फ़ायदा तो ये हुआ, कम से कम एक पर्सन का सारा ट्रांजैक्शन हमें एक जगह तो नज़र आ रहा है ना? मैंने एक फ़ाइल खोला मिस्टर शर्मा का, अच्छा 1 तारीख को मैंने इतने का खरीदा, 2 को इतने का खरीदा, 3 तारीख का इतना खरीदा, मतलब मिस्टर शर्मा का पूरा ट्रांजैक्शन एक जगह नज़र आ रहा है। वो होता है लेजर में क्लासीफाई करना। लेकिन अब मेरे मालिक बोले हैं मेरे को इतना भी झमेला नहीं चाहिए, मेरे को एक पेज में खाली चाहिए। मैंने बोला हाँ, इतना सारा रिकॉर्डिंग आपको पकड़ाया था, आपको पसंद, कम करके आपको इतना सारा लेजर पकड़ाया, आपको पसंद नहीं आया, अब आपको क्या चाहिए? वो बोला मेरे को एक पेज चाहिए। मालिक बोला उतना मेरे को झमेला नहीं करना,
मेरे को डिटेल में ट्रांजैक्शन नहीं देखना, मेरे को एक पेज में स्टेटमेंट दे दो कि मैंने टोटल सेल कितने का किया, टोटल परचेस कितने का किया, मिस्टर शर्मा का टोटल कितना बैलेंस है, पूरे महीने भर का बोल रहा है, एक पेज में मुझे स्टेटमेंट दे दो, पूरे एक पेज में मुझे स्टेटमेंट दे दो। तो यही पता है अकाउंटिंग का हमारा थर्ड प्रोसेस होता है समराइज करना। जो आपने लेजर बना लिया, लेजर से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देंगे। इसमें होगा क्या, इसमें डिटेल में ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड रहेगा, बस आपने हर एक लेजर बनाया, आपने मिस्टर जायसवाल का पूरा लेन देन को आपने अलग कर दिया, जो मिस्टर जायसवाल का एक बैलेंस है वो आपका ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा, पूरे महीने का टोटल सेल जो है दिख जाएगा। अच्छा, टोटल सेल को मेरे को डिटेल में देखना है, तो डिटेल में तो आप जाके लेजर में चेक कर लीजिए, क्योंकि लेजर में तो एक एक दिन का पूरा रिकॉर्ड है, एंट्री, समझे। तो यही हमारा अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप होता है, समराइज करना। अब मेरा मालिक बोला हाँ, अब एक पेज में मुझे समझ आ रहा है कि आपने टोटल सेल कितने का किया। लेकिन समराइजिंग में क्या होता है, आपको डिटेल्ड व्यू नहीं मिल पाता। समराइजिंग में क्या होता है, आपको डिटेल्ड व्यू नहीं मिल पाता, आपको खाली इतना पता रहता है कि मैंने टोटल सेल कितने का किया, मतलब हर फिगर इसमें टोटल टोटल का रहता है, समझे। जब आप ट्रायल बैलेंस में समराइज करोगे तो उसमें हर फिगर आपका खाली टोटल टोटल के बेस में लगा रहता है, ठीक है, समझे। तो ये था, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश किया। अभी भी हमारा डेफिनेशन पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब। समझे। अब आपको कुछ समझ आ रहा है, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। शुरू से मैंने आपको क्या बोला कि जो भी अकाउंटेंट रहेगा उसका सबसे पहला वर्क क्या रहेगा कि भैया आप सबसे पहले रिकॉर्ड करो, कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा रिकॉर्ड करो, कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा रिकॉर्ड करो। मैं बोला ओके सर, मैं रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने बोला लेकिन ये तो पूरा मिक्सअप हो गया है, इसमें सेल का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, परचेस का भी हो गया, सबको अलग अलग कर। सेल के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखो, परचेस के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह रखो, शर्मा जी के अकाउंट का जितना ट्रांजैक्शन हुआ एक जगह करो, कैश में जितना ट्रांजैक्शन हुआ एक जगह करो। तो भैया ये जो रिकॉर्डिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई का मतलब बंटवारा कर रहे हैं अलग अलग। इस ये हम लोग लेजर में क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन फिर क्लासीफाई करने के बाद क्या होता है भैया, आपको टोटल टोटल में फिगर चाहिए होता है कि मैंने टोटल कितने का सेल किया, टोटल कितने का परचेस किया, टोटल कितने का खर्चा किया, है ना, मेरे पास अभी कैश बैलेंस कितना पड़ा है। लास्ट प्रोसेस होता है हमारा समराइजिंग, और हम लोग समराइजिंग कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस में, समझे। समझे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। इसीलिए कहे गए हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वाले ने डेफिनेशन दिया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक कला है। कि सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे, जर्नल में। फिर आप क्लासीफाइंग करोगे, क्लासीफाई कहाँ करोगे, लेजर में। फिर आप समराइज करोगे, समराइज, समराइज मतलब इतना लंबा चौड़ा को एकदम समराइज करके, मैंने सुना माइक गिर गया, इतना लंबा चौड़ा को, हाँ, लास्ट प्रोसेस होता है हमारा समराइज, मतलब इतना लंबा चौड़ा जो है इसको समराइज करके एक पेज में खाली मुझे फाइनल रिपोर्ट दे दो, वो होता है ट्रायल बैलेंस में, समझे। देख लो, ये मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश किया। हम्म, हुआ। तो यही मेन है तीन। तो याद रखना, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे सबसे पहले हम लोग को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जर्नल। जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। बिना जर्नल के लेजर बन जाएगा क्या, बोलो तो नहीं बन पाएगा ना। पहले आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करोगे तब तो आप उसको अलग अलग छाटोगे ना। आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो तो अलग अलग कैसे छाटोगे। तो पहले आप रिकॉर्ड करो जर्नल में, फिर आप क्लासीफाई करना। छाटने के बाद आपको टोटल फिगर चाहिए होगा, तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस बन पाएगा वो टोटल टोटल के फिगर से, है ना। इसका मतलब तभी तो समराइज कर पाओगे। ये क्लियर है, ये बताओ। नहीं क्लियर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, चैट में लिखो, कॉल करो, व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको डाउट क्लियर रखना है, समझे। आगे क्या बोलता है भैया, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर
बोल रहा है जो भी आप करोगे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो भी करोगे सिग्निफिकेंट मैनर में करना। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक तरीके से करना। देखो, आप अकाउंटेंट हो, बहुत आलसी हो, 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। 2 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। 3 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। 4 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। 5 जनवरी में जब आप ऑफिस आए, 5 जनवरी में जब आप ऑफिस आए, आपने बोला पहले मैं 3 तारीख का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर 1 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, फिर 2 का करूंगा, फिर 4 का करूंगा। बताओ ये तरीका सही है क्या? ये जो रिकॉर्ड करने का तरीका है ये सही है क्या? मैं बोल रहा हूँ एकदम सही नहीं है, एकदम वाहियात है। कोई भी चीज़ का ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए? एक तरीके से होना चाहिए ना, कि सबसे पहले आप 1 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर 2 का करोगे, फिर 3 का करोगे, फिर 4 का करोगे। जब मर्जी तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है ना? इसीलिए आगे वर्ड क्या यूज़ किया गया डेफिनेशन में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक तरीके से आपको चलना है। कैसे चलना है? एक तरीके से चलना है, समझे? तो क्या हो गया डेफिनेशन हमारा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आप पहले रिकॉर्ड करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, क्लासीफाई करते हो लेजर में, सारी चीज़ों को एक जगह समराइज कर देते हो ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, कैसे करते हो? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से करते हो, जैसा मन किया वैसा किया, ऐसा नहीं होता, एक सिग्निफिकेंट मैनर में करते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, समझाया? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आगे लिखा है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये बोलना चाह रहा है कि आप जो भी रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाइंग करोगे या समराइज करोगे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म्स ऑफ मनी। ये बोल रहा है आप जो भी करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी करोगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब हर चीज़ में, मतलब जिसमें रुपया पैसा का चीज़ इन्वॉल्व हो, आप वही चीज़ को ना अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। मान लो मेरा एम्प्लॉय इज ऑन स्ट्राइक। एम्प्लॉय मेरे स्ट्राइक में बैठे हैं, मैं क्या इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लूँ? हाँ, मेरे जो मालिक है, मालिक की वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ? मेरा एक एम्प्लॉई है, उसका शादी हो गया, क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ? एक एम्प्लॉई है, छोड़ के भाग गया, क्या मैं रिकॉर्ड कर लूँ? हाँ, बताओ। हुँ? नहीं कर सकता ना भैया, ये सब रिकॉर्ड थोड़ी होगा। इन टर्म्स ऑफ मनी, जिस चीज़ में रुपया पैसा इन्वॉल्व है, उसी चीज़ को तो आप रिकॉर्ड करोगे। जिस चीज़ में रुपया पैसा इन्वॉल्व है, आप तो उसी चीज़ को रिकॉर्ड करोगे। लाइक आपने किसी को सामान बेचा, आपको बदले में रुपया मिला। आपने किसी से खरीदा, बदले में रुपया गया। तो आप वही सब चीज़ को ना रिकॉर्ड करोगे, है ना? एम्प्लॉयी मेरा स्ट्राइक में बैठ गया, मतलब जो इसमें हम लोग का फिज़िकल, इमोशनल अटैच होता है, वो सब चीज़ थोड़ी हमारा ट्रांज़ैक्शन होता है ना? कोई शादी में चला गया है, एम्प्लॉयी नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयी राजस्थान घूमने गया है, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी वाला चीज़ है ही नहीं। ये इन टर्म्स ऑफ मनी वाला चीज़ है ही नहीं, ठीक है? तो आओ वापस से डेफिनेशन में। डेफिनेशन हमें क्या बोला? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आप पहले रिकॉर्ड करोगे, फिर क्लासीफाई करोगे, फिर समराइज करोगे। कैसे करोगे? एक सिग्निफिकेंट मैनर में करोगे, ठीक है? एक सिग्निफिकेंट मैनर में करोगे। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक तरीके से करोगे, और इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व हो, आप वही चीज़ को करोगे, ठीक है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, वही जिसमें रुपया पैसा का चीज़ हो। अच्छा, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कर सब करने के बाद क्या करोगे? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सब करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, लेजर में क्लासीफाई करने के बाद, समराइज, एक पेज में समराइज करने के बाद, अलमारी में बंद किया, रख दिया। बताओ, अलमारी में बंद किया, रख दिया। मैं भी आपको लेक्चर करा रहा हूँ, तो आप मज़े से आप लेक्चर देख लिए। हाँ, सर ने बोला था नोट्स उतारने, नोट्स उतार लिए। उतारने के बाद बस कॉपी बंद बैग में हो गया। बताओ, ऐसा करना है? नहीं, उसको पढ़ना है, पढ़ना है। कहाँ कमी रही नहीं रही उसको सुधारना है, कहाँ समझ नहीं आ रहा उसको समझने का कोशिश करना है ना? तो वही बात बोलता है, आप जो ये अकाउंटिंग कर रहे हो इतना सब करने के बाद उसको इंटरप्रेटिंग करो, जो रिजल्ट आएगा ना उसको इंटरप्रेट करो, है ना?
कि क्या अच्छा किया आपने, क्या गलत किया, कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग हो। बस आप उसको इंटरप्रेट करने का कोशिश करो। समझे? समझे? हुँ? ट्रांज़ैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो ये था मेरा अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो मैंने आपको तोड़ के करवाया। समझ आया? सब करने का मतलब आपने बोला ना, मैंने आप पहले लेक्चर भी देख लिया, आप कॉपी में नोट्स भी उठा लिए, उतारने के बाद आप अलमारी में रख दिए। नहीं, तो पढ़ना है टाइम टू टाइम, बस वही बात है। तो क्या बोला सबसे पहले मैंने? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है सबसे पहले बता दूँ। डेफिनेशन किसने दिया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। कब दिया? 1961 में। डेफिनेशन किसने दिया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 में। उन्होंने कहा अकाउंटिंग एक आर्ट है। उन्होंने क्या कहा? अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक कला है कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जर्नल में। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर में क्लासीफाई करोगे। उसके बाद उसको ट्रायल बैलेंस में समराइज कर दोगे। हाँ, कैसे करोगे भैया? जो इच्छा तब कर दिया नहीं, इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट तरीके से करना। ठीक है? हाँ, और सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर दोगे नहीं भैया, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें रुपया पैसा वाला चीज़ इन्वॉल्व हो आप उसी चीज़ को रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है? एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सब हो जाने के बाद भैया क्या अलमारी में बंद करके रख देंगे? नहीं। जो आपका अकाउंटिंग किया, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको एक बार इंटरप्रेट तो करो कि कहाँ कमी रह गई, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों लॉस आ रहा है, क्यों प्रॉफिट आ रहा है, एक बार इंटरप्रेट कर लो। ठीक है? आई होप अब आपको डेफिनेशन समझ आया होगा। आई होप अब आपको डेफिनेशन समझ आया होगा। ठीक है? यहाँ लिख देते हैं अमेरिकन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 का डेफिनेशन है। ठीक है? ठीक है? तो अब समझ आया? अब चलो देखो ना, एट्रीब्यूट्स, वही एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको तोड़ के कराया ना, यही वाला है जो मैंने आपको तोड़ के कराया, यही एट्रीब्यूट्स हो गया। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट, एक कला है। रिकॉर्ड करते हो कहाँ? जर्नल में। क्लासीफाई कहाँ करते हो? लेजर में। समराइज़ कहाँ करते हो? ट्रायल बैलेंस में। समराइज़ क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है? रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, आप कौन सा चीज़ रिकॉर्ड करते हो? देखो, रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। तीनों आपस में वो है ना। पहले आप जब तक जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप क्या लेजर में पहुंच पाओगे? एकदम नहीं भैया। अच्छा, बिना लेजर में पहुंचे आप ट्रायल बैलेंस तक भी नहीं जा पाओगे। तो भैया आप क्या चीज़ को रिकॉर्ड करोगे? जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। इन टर्म्स ऑफ मनी, जो रुपया पैसा वाला चीज़ हो, खाली आप उसी चीज़ को तो रिकॉर्ड करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सारा रिकॉर्डिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करोगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे। ठीक है? समझ आया? बताओ, अकाउंटिंग का डेफिनेशन किस किस को क्लियर है? किस किस भाई बहन को मेरा अकाउंटिंग डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है? और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बताओ, क्लियर है अकाउंटिंग का डेफिनेशन? डेफिनेशन क्लियर अकाउंटिंग का? ठीक है?
आओ अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत आएगा, देखो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरा अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद करा दूँ, फिर भी आपको कहीं दिक्कत है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको नहीं समझ आएगा, आप ज़रूर से ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, पूरा डेफिनेशन क्लियर है, आप लोग का हैंड रिटन भी उतारना हो गया। ठीक है, डेफिनेशन किसने दिया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। कब दिए? 1961 में उन्होंने डेफिनेशन दिया। ठीक है, ये सब आपको लिखना है, मैं टेस्ट पेपर में पूछ सकता हूँ। ठीक है, देखो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों है, हम लोग अकाउंटिंग करते क्यों है, क्या पर्पस है हमारा करने का। तो पता है हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। हमारा अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, कि हम लोग इन्फॉर्मेशन दे दें। किनको दे दें? हमारे यूज़र्स को। हमारा अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम लोग इन्फॉर्मेशन दे दें। हम लोग किनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे? हमारे यूज़र को। अच्छा, हमारे यूज़र कौन होता है? मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में कितने लोग कनेक्टेड रहते हैं? कंपनी के डेटर, कंपनी के क्रेडिटर, है ना, हुँ? कंपनी के मेंबर, कंपनी के एम्प्लॉई, कंपनी के शेयर होल्डर, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो लोग कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं, जो कंपनी का, आज मान लो हम लोग भी थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में रुपया इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग को जानना रहता है ना, रिलायंस इस बार कितने का प्रॉफिट कमाया, रिलायंस कितने का लॉस कमाया, टाटा स्टील कितने का प्रॉफिट कमाया, टाटा स्टील कितने का लॉस कमाया। दैट मीन्स हम लोग वो कंपनी के यूज़र है, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके इसलिए वो लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो? हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, और हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा तो हम लोग को डिसीजन लेंगे कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वही बोल रहा है अकाउंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पता है अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग हमारे यूजर्स लोग को, यूजर्स लोग मतलब जो लोग मेरे कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। यूजर्स मीन्स दैट पर्सन जो हमारे कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। क्या बोला मैंने? यूजर्स मीन्स दैट पर्सन जो हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड करते हैं। तो हम लोग उन यूजर्स को क्या कर पाए, हम लोग उन यूजर्स को क्या कर पाए, कुछ 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 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा करा दें, ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए उन्हें हमारी कंपनी में कंटिन्यू करना है कि नहीं। समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम लोग हमारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए उन्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, या कुछ डिसीजन लेना है, वो कुछ डिसीजन ले पाए कुछ। ठीक है, जैसे हम लोग को कितना इंटरेस्ट रहता है ना, इस बार IRFC जो है कंपनी, वो लोग वेदांता हो गई, वो लोग कितने परसेंट डिविडेंड दी, वो लोग का नेट प्रॉफिट क्या रहा है नहीं रहा है, हम लोग को क्यों इंटरेस्ट रहता है? ताकि हम लोग डिसीजन ले पाए हमें ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कि करना है। इसलिए अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने यूजर्स लोग को तो इन्फॉर्मेशन दो, है ना, ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए उसको कंपनी के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक है, सेकंड भैया क्या? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या है भैया? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या कि हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहला बात, हम लोग अकाउंटिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हमारे यूजर्स लोग को, यूजर्स लोग भैया मतलब कौन? जो लोग हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम हमारे यूजर्स लोग को, यूजर मतलब कौन? जो हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, हम लोग उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए।
हम लोग उनको क्या दे पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए, ताकि वो लोग अपना डिसीजन बना ले, उनको हमारी कंपनी के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। सेकंड नंबर भैया, सारा ट्रांजैक्शन ना एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड हो जाए। नहीं तो पता है भैया, अकाउंटिंग नहीं था तो बहुत दिक्कत हो जाता था हिसाब किताब मेंटेन करने में। कभी कुछ छूट जाता था, कभी कुछ रिकॉर्ड होता था, कभी नहीं होता था। कभी हम लोग 1 तारीख का रिकॉर्ड कर देते थे, कभी हम लोग 4 का कर देते थे, कभी हम लोग 2 का करते थे, कभी हम लोग 5 का करते थे। तो भैया वो सब झंझट हट गया। अकाउंटिंग होने से क्या हुआ, सारा ट्रांजेक्शन अब एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग है। सारा ट्रांजेक्शन अब हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग है। ठीक है। थर्ड भैया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें पता तो चले कि हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, कितने का लॉस कमाया। हम लोग अकाउंटिंग क्यों ही कर रहे हैं, अरे भैया हमें ये तो बताओ, मेरी कंपनी पूरे साल प्रॉफिट कमा रही है कि लॉस कमा रही है। नहीं तो ऊपर ऊपर से देख के तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, कंपनी में डेली रुपया आ रहा है, डेली रुपया आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन आप प्रॉपर एकदम अकाउंटिंग करोगे, तब तो आपको पता चलेगा आपकी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। भैया अकाउंटिंग करने का 3 ऑब्जेक्टिव ही मैंने पढ़ाया। सबसे पहले क्या, अपने यूज़र्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे दो, अपने यूज़र्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए। सेकेंड नंबर, सारे इस ट्रांजेक्शन को आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हो। थर्ड नंबर, आपको अपना प्रॉफिट या लॉस कुछ तो पता चले। ठीक है। चौथा है भैया, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन तो पता चले, है ना। अब भैया फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके पास कितने का एसेट है, कितने का लायबिलिटी है, क्या नेटवर्थ है, नहीं है, सब हम लोग करेंगे। और पांचवा भैया, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। कि आपको अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता चल पाए। देखो, 2 वर्ड होता है, एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट आप लोग कभी सुने होंगे। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बर्बाद, जो बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया मतलब जिसके पास और रुपया नहीं है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, एक पर्सन ना बहुत माथे में कर्जा लेके रखा है, इतना कर्जा लेके रखा, इतना कर्जा लेके रखा, और उसका कंपनी हर साल लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट होता तो रीपे कर देता, लेकिन प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। तो उसका कंपनी क्या कर रहा है, हर साल लॉस में जा रहा है। हाँ, तो भैया एक टाइम आएगा जब वो अपने क्रेडिटर, अपना लायबिलिटी और क्लियर नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट में जाएगा, बोलेगा कोर्ट तुम ना मेरे को बर्बाद घोषित कर दो। उससे क्या होगा, उसका सारा लायबिलिटी हट जाएगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो भैया मेरे को अपना सॉल्वेंसी पोजीशन जानना है ना, मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जानना है कि क्या मेरे पास वो एबिलिटी है कि मैं अपना लायबिलिटी पे कर पाऊँ, है ना। मैं अकाउंटिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता करना है ना कि क्या आई एम एबल, इफ आई एम एबल टू क्लियर ऑल द लाइबिलिटीज, टू पे द लाइबिलिटीज, है ना। मेरे को ये पता करना है। ये मेरे को कैसे पता चलेगा, जब मैं अकाउंटिंग करूँगा। अकाउंटिंग नहीं करूँगा तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं मेरे पास एबिलिटी है या नहीं है सारे लाइबिलिटीज को क्लियर करने की, समझे। तो ये देख लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला कि आप अपने यूजर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए। सेकेंड, सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करो, ना कि यहाँ वहाँ एपोजिट कर दो। तीसरा, आपको अपना प्रॉफिट या लॉस पता करना है, इसीलिए आप अकाउंटिंग करते हो। चौथा, आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन क्या, फाइनेंशियली आप कितने चैलेंज्ड हो, है ना। आपके पास एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना, आपको सब पता चल जाएगा। एंड द लास्ट, आपको अपना सॉल्वेंसी पोजीशन पता करना है कि आप एबिलिटी हो, तो आपके पास एबिलिटी है ना सारे लाइबिलिटीज को पे करने का। ये सब है भैया हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देख लेना। अच्छा। ठीक है, क्लियर। तो हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा, हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देख लिया।
हमने क्या देख लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना, तो हम लोग पहले पिछले क्लास का सारा चीज़ रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नया चालू रखेंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद भैया हम लोग ये लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, हम लोग का बुक कीपिंग। कितना घंटा हो गया, हमें शायद शायद लगभग 1 घंटा हो गया, और मुझे 10 से 15 मिनट लगेगा बुक कीपिंग। पहला क्लास है, माइंड एकदम हैपजेड हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट का करा रहा हूँ, ठीक है क्लास। व्हाट डू यू मीन बाई बुक कीपिंग? व्हाट डू यू मीन बाई बुक कीपिंग? यह बुक कीपिंग होता क्या है? बुक कीपिंग होता क्या है? तो देखो आंसर लिखो, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी concerned with recording and classifying फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, देखो ये आंसर है, ये बस मैंने ब्लैक में आपको बोल्ड करने के लिए कराया। देखो अभी हमारा क्वेश्चन था, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब हमारा बुक कीपिंग है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर लिए, नेक्स्ट हम लोग का बुक कीपिंग है। ठीक है, बुक कीपिंग मैं जो लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में वही लिखना है, बार बार बोल दिया। तो भैया बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। तो भैया क्या लिखा है? बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद, बोरा बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जिससे पता है आप क्या करते हो? आप खाली रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करते हो, समराइज कर देते हो बस। अब बोलोगे हैं, ऊपर तो आपने बोला रिकॉर्ड क्लासीफाइंग समराइजिंग अकाउंटिंग होता है, अब आप बोल रहे हो रिकॉर्ड क्लासीफाइंग समराइजिंग बुक कीपिंग होता है। ये बोल चाहिए छेले, क्या बोल रहे हो भैया आप? आपका माथा खराब हो गया है क्या? समझ रहे हो? आप ही बोलोगे कि सबसे पहले आते आते हम लोग तो अभी बच्चे हैं, हम लोग तो साइंस लेके पढ़े, हम लोग अगर कॉमर्स भी लिए हैं भैया, हमें तो ये पढ़ाया नहीं गया था। आप सबसे पहले अभी आपने बोला कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और अब आप बोल रहे हो बुक कीपिंग वो तरीका है, बुक कीपिंग है वो चीज़। हाँ, एक्चुअली देखो क्या है, मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ, आपको नहीं बनाने का जरूरत है। एक्चुअली देखो रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल में। रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? जर्नल में। इतना तो मैंने आपको बता दिया। जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद लेजर में वो चीज़ क्लासीफाई होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सारा हम लोग कल बनाना सीखेंगे। लेजर में क्लासीफाइंग होने के बाद वो ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस में क्या हो गया? समराइज हो गया। हाँ, हमारा बुक क्या कहना चाह रहा है कि इतना सा जो पार्ट है ये बुक कीपिंग का पार्ट है, ये बुक कीपिंग का पार्ट है। ये फिर ट्रायल बैलेंस को देख के, ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग अपना पीएल प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग का काम है, ये हमारा अकाउंटिंग का काम है। ये बुक एक्चुअली ये कहना चाह रहा है, बुक कहना चाह रहा है कि देखो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इज अ बेसिक थिंग, ये तीनों बेसिक थिंग है, ये सब बुक कीपिंग का चीज़ होता है। जबकि पीएल और बैलेंस शीट ये सब थोड़ा टेक्निकल वर्क है, तो जिसके लिए भैया हमें एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बड़े बड़े लोग। तो भैया ये अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भले ही सब इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन फिर एक बार बाइफर्केट कर दिया गया।
बोला बुक कीपिंग मतलब पता है क्या होता है? आप रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज़ करो, बस इतना ही काम है आपका बुक कीपिंग में। इससे ज़्यादा आपका कुछ काम नहीं है। रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, समराइज़ मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना दो, बस इतना सा काम हो गया आपका बुक कीपिंग का। बस इतना सा काम हो गया आपका बुक कीपिंग का। बल्कि ट्रायल बैलेंस के बाद जो मेन काम होता है, वो होता है हमारा अकाउंटिंग का। आओ एक बार हम लोग डिफरेंस देखते हैं। एक बार डिफरेंस बिटवीन करोगे, आपको ठीक समझ आ जाएगा क्या है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सब लिखोगे हाथ से। बुक कीपिंग, इधर में है अकाउंटिंग। ठीक है। देखो, ठीक है, हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं कि भैया अब बता दो हमें क्लियर, हमें ये समझ आ गया। आपने ये जो चार्ट बनाया है, चार्ट से तो हमें इतना क्लियर हो गया कि एक्चुअली 5 स्टेप होता है। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस होता है सबसे पहले। ये वाला जो पार्ट है, ये आपने बोला बुक कीपिंग है। फिर ट्रायल बैलेंस तो एक स्टेटमेंट है, मैंने बोला था, जिसमें आपका टोटल टोटल फिगर लिखा रहता है। वही फिगर को देखते हुए आप आगे अपना प्रॉफिट या लॉस वाला स्टेटमेंट बनाते हो, और एक आप बैलेंस शीट बनाते हो। तो बोल रहे हैं ये दो काम अकाउंटिंग का पोर्सन है। ठीक है भैया, एक बार दोनों में डिफरेंस बता दोगे? तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस क्या है? आउटपुट फॉर बुक कीपिंग इज एन इनपुट फॉर अकाउंटिंग। ये भैया क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो बुक कीपिंग का जो आउटपुट है, वो अकाउंटिंग का इनपुट है। मतलब बुक कीपिंग करके जो रिजल्ट आया, उसी के मदद से हम लोग अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। वो अकाउंटिंग का इनपुट है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है? बोला आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में आपने क्या क्या किया? जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, लेजर में क्लासीफाई कर लिया, ट्रायल बैलेंस में समराइज कर लिया। ये 3 काम किया। ये 3 काम करके जो आउटपुट मिला ना, वो 1 पेज का ट्रायल बैलेंस, उसी से तो अकाउंटिंग का वर्क होता है। क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हो? तो बुक कीपिंग का जो आउटपुट है, वो हमारे अकाउंटिंग का इनपुट है ना? मेरा बात सुनो। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का आउटपुट क्या मिला हमें? ट्रायल बैलेंस। तो बिना ट्रायल बैलेंस के क्या आप पीएल बना लोगे, बैलेंस शीट बना लोगे? नहीं ना। तो अकाउंटिंग को करने के लिए बुक कीपिंग का मदद चाहिए होगा। तो वही तो बोल रहा है, बुक कीपिंग का जो भी आउटपुट है, वो अकाउंटिंग का इनपुट है। बुक कीपिंग करके हमें ट्रायल बैलेंस मिला, वही ट्रायल बैलेंस के मदद से तो अकाउंटिंग का पोर्शन हो रहा है। समझे? हम्म? समझे? तो सबसे पहला क्या बोलना चाह रहा है? आउटपुट फॉर बुक कीपिंग इज एन इनपुट फॉर अकाउंटिंग। ठीक है। यहाँ लिखो आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग। ऐसे लिखो, फ्रॉम आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग। और बोला अकाउंटिंग से जो अकाउंटिंग का जो आउटपुट है, उससे यूजर्स लोग कुछ अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो अकाउंटिंग का आउटपुट क्या है? पीएल और बैलेंस शीट, है ना? एक यूजर क्या देखेगा? हाँ, एक यूजर क्या, ये 3 चीज, एक यूजर क्या बुक कीपिंग देख के डिसीजन ले पाएगा? ये बताओ। एक यूजर को अगर डिसीजन चाहिए, तो बुक कीपिंग का चीज को देख के डिसीजन ले पाएगा कि अकाउंटिंग का चीज को? भैया बुक कीपिंग का चीज में तो खाली जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब भी हुआ है। एक यूजर को डिसीजन लेना है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, बैलेंस शीट बताओ मेरी कंपनी का, है ना?
तो भैया एक यूज़र को डिसीजन लेना तो उसको अकाउंटिंग का आउटपुट चाहिए, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस देख लो, बुक कीपिंग का जो आउटपुट है वो मेरे अकाउंटिंग का इनपुट है। फिर बोल रहा है अकाउंटिंग का आउटपुट से पता है क्या होगा, एक यूज़र लोग डिसीजन ले पाएगा। अकाउंटिंग का आउटपुट से क्या होगा, एक यूज़र लोग डिसीजन ले पाएगा। सेकेंड लिखो, बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। बोल रहा है बुक कीपिंग क्या है, हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। बुक कीपिंग क्या है, हमारा अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। हमारा पूरा अकाउंटिंग के इस जर्नी का एकदम स्टार्टिंग पार्ट है हमारा बुक कीपिंग। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि बिना इनके तो अकाउंटिंग का काम होगा ही नहीं, ठीक है। और सेकंड ये क्या बोल रहा है, वाइल अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और सेकंड नंबर हमें बोलता है अकाउंटिंग तो हमारा एक बिजनेस का लैंग्वेज है ना। अकाउंटिंग कैसे हमारे बिजनेस का लैंग्वेज है बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग क्या हमारे बिजनेस का लैंग्वेज है। देखो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में बताया ही था, जर्नल मतलब क्या होता है, इतना मोटा सीट रेडी हो गया, उससे आपको समझ आएगा क्या कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। नहीं भैया, पता नहीं चलेगा। आपको तो तभी पता चलेगा ना जब आप पीएल का स्टेटमेंट देखोगे। बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में लिखा रहता है कि मेरी कंपनी के पास इतने का एसेट है, इतने का लायबिलिटी है। तो भैया आपको लैंग्वेज, आप बैलेंस शीट और पीएल देख के, आज शेयर होल्डर्स लोग होते हैं, वो लोग पीएल और बैलेंस शीट ही तो देखते हैं ना। वो लोग पीएल और बैलेंस शीट ही तो देखते हैं ना। देख के वो लोग आइडिया लगाते हैं कि हाँ, इस साल मेरी कंपनी इतने का प्रॉफिट कमाई, तो मेरी कंपनी अगले साल भी इतने का प्रॉफिट कमाएगी। तो पीएल और बैलेंस शीट क्या है, हाँ मेरी कंपनी और आगे 5 साल रन कर पाएगी। इस साल मेरी कंपनी का इस एरिया में अच्छा वर्क नहीं था, आगे साल मेरी कंपनी करेगी। तो पीएल और बैलेंस शीट देख के क्या होता है, पीएल और बैलेंस शीट मतलब अकाउंटिंग का पोर्शन से क्या होता है, ये एक बिजनेस का लैंग्वेज बन चुका है, समझे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या दिखा कि मेरा बुक कीपिंग करके जो आउटपुट आता है वो तो मेरे अकाउंटिंग का इनपुट रहता है, जबकि अकाउंटिंग का जो आउटपुट आता है उससे यूजर लोग को डिसीजन लेते हैं। सेकंड क्या बोला, बुक बुक कीपिंग तो मेरे अकाउंटिंग का पहला स्टेप है, और अकाउंटिंग को तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला गया। थर्ड, बुक कीपिंग इज डन बाई जूनियर स्टाफ। बोला बुक कीपिंग तो आपका जूनियर स्टाफ करेगा। डन ही लिख लो ना, अच्छा वर्ड रहेगा। बुक कीपिंग इज डन बाई जूनियर स्टाफ। बोला बुक कीपिंग आपका कौन करेगा, बोला बुक कीपिंग तो आपका जूनियर स्टाफ ही कर लेगा। जबकि अकाउंटिंग इज डन बाय द सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग कौन कर पाएगा, सीनियर स्टाफ लोग करेगा, है ना, जिनको उस एरिया में नॉलेज है, ठीक है। हम्म, क्लियर। फोर्थ भैया, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, पर्पस क्या रहता है। इज टू सिस्टमेटिक
देखो 3 ठो पहला समझ आ गया था। हाँ, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग हमारा सीनियर स्टाफ करता है। अब बताओ मैंने गलत लिखा क्या? बोला बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि भैया आप सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड कर लो, क्लासीफाई कर लो, समराइज करके ट्रायल बैलेंस तक का काम कर दो। जबकि हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रहा है कि भैया आप अपना रिजल्ट पता करो, आप अपना प्रॉफिट या लॉस पता करो। तभी तो ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम लोग जो पीएल बनाते हैं, है ना? हम लोग को रिजल्ट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। आपका कितना का प्रॉफिट आया, कितना का लॉस आया, ये होता है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल पोजीशन पता करना होता है। फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम लोग को पता चलता है। ये होता है हमारा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बस चार चार डिफरेंस आप लोग याद रखो, सही रहेगा। क्लियर? क्लियर? तो देख लो, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। जिसको नहीं समझ आया एक बार बोलोगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सा बिजनेस का फॉर्म होता है। अच्छा एक बार इधर भी देख लो, बुक कीपिंग मैंने करा दिया करा दिया करा दिया। अच्छा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मैंने आपको डिफरेंस भी करा दिया। ठीक है, कल हम लोग करते हैं, कल हम लोग ज़्यादा करेंगे, कल हम लोग समझ ही करेंगे। देखो अकाउंटिंग का डिफिनेशन हम लोग बहुत डिटेल में किए, बहुत डिटेल में किए। फिर अकाउंटिंग का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिया। हम लोग ये देखे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है, खाली रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग करते हैं। फिर भी हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी देख लिए। चार चार डिफरेंस हम लोग देख लिए, चार चार डिफरेंस। ठीक है, हम लोग प्रिपेयर एकदम 100% रहेंगे एग्जाम के लिए। बोला ना, इस बार जो मैं आपके लिए बैच लॉन्च किया हूँ, ये वाला जो बैच है हम लोग का, ये वाला बैच में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। लास्ट वाले बैच में तो हम लोग का फोकस ही प्रैक्टिकल में था, लेकिन इस वाला बैच में हम लोग थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हर जगह से हम लोग रेडी होकर जाएंगे। नहीं पता आईसीएसआई कब क्या दे दे। अभी तक आईसीएसआई प्रैक्टिकल दे रहा है, जिस टाइम में 20 मार्क्स 30 मार्क्स का खाली थ्योरी दे दिया स्टूडेंट, फिर बोलेंगे कि नहीं भैया ये तो गलत हो रहा है। तो हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल हम लोग दोनों मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना सीखेंगे, लेजर में क्लासीफाई करना सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस से समराइज करना सीखेंगे, सब कर लेंगे। बस आपसे यही है, जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। और बच्चे अभी देख लो, अभी चैप्टर 1 हमारा पूरा यूट्यूब में डेमो चलेगा और ऐप में तो चलेगा ही। जो बच्चे अभी तक नहीं खरीदे हैं, मैंने बोला फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 20% ऑफ का कूपन कोड चल रहा है ना? जल्दी से आप लोग वेबसाइट में जाओ, अपना क्लास बुक कर लो। कुछ भी आपको अगर डाउट है, या आपको कुछ भी डाउट है या क्वेश्चन है, तो 8585816866 में आप व्हाट्सअप में मेरे से मैसेज करो, कॉल करो या मैसेज करो। ठीक है, याद रखना हम लोग एकदम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, पहला बात तो मेरे से नोट्स का पीडीएफ नहीं मांगोगे। मैं बार बार बोल दिया और मैंने आपको समझा भी दिया कि क्यों नोट्स का पीडीएफ नहीं मांगना है, क्यों क्लास में लिखना इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब अपना कॉपी खोलो, अपना क्लास में एकदम लिखते रहो, इंस्टेंट आप लोग लिखते रहो, ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। और एक एक चैप्टर होने के बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, तो चैप्टर 1 हो जाने के बाद ही मैं टेस्ट अरेंज करूँगा। सारे स्टूडेंट को टेस्ट एकदम मतलब मैंडेटरी है कि अटेंड करना है। अच्छा मैं बता दूं, डेमो क्लास हम लोग चैप्टर 1 का करेंगे। जो डेमो क्लास यूट्यूब में चलेगा, यूट्यूब में जो डेमो क्लास चलेगा वो चैप्टर 1 का चलेगा। इसके बाद जब मैं चैप्टर 4 कराऊंगा शेयर कैपिटल, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऐप और वेबसाइट में चलेगा। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक क्लास में इनरोल नहीं किया वो क्लास में इनरोल कर लो। और जिनको डिटेल में मेरा डेमो क्लास देखना है, वो प्रीवियस के 90 95 100 बहुत सारे वीडियोज़ है, वो तो डेमो देख ही सकते हो, स्टूडेंट का कमेंट देख सकते हो, स्टूडेंट का रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो बता, एक बार कमेंट कर देना, डेमो क्लास में ही कर देना, चाहे आप इनरोल स्टूडेंट हो चाहे आप इनरोल स्टूडेंट नहीं हो। जो भी साइंस के बैकग्राउंड के हो, ये एटलीस्ट आप तो ज़रूर से करना, ताकि मेरे को ही पता चले कि नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग का डेफिनेशन वगैरह है। ठीक है, आप बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मज़े के साथ। डेली का काम डेली का करके क्लियर कर लो। बाय बाय। ठीक है।